इंडिया में आप पेन किलर, स्टीरॉयड और ऐसी ऐसी दवाइयों का प्रयोग करते हैं जो शरीर को प्रतिकूल असर डालते हैं। लोगों का ऐसा कॉन्सेप्ट है कि बहुत सारी खाने की चीजें, वो ऐसा सोचते हैं कि बादी चीजें खाने से जोड़ों में दर्द होता है, दही खाने से जोड़ों में दर्द होता है। क्या डाइट का जॉइंट पेन से वास्तव में कोई रिलेशन है? ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जोड़ों की प्रॉब्लम है तो आराम करो ज्यादा, चलो फिरो नहीं, मूवमेंट नहीं करो, आराम ज्यादा करोगे तो जोड़ आराम में रहेंगे। ऐसा मान लीजिए कि अगर आपको 30 साल पे गठिया हुई तो 30 से 60 साल के बीच आपकी मोस्ट प्रोडक्टिव लाइफ होती है। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज्वाइंट पेन की कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। जो ज्वाइंट पेन की प्रॉब्लम है ऑटो इम्यून डिजीज है। माना जाता है कि पूरी दुनिया में 1% लोग जो एडल्ट्स हैं इस पॉपुलेशन इस प्रॉब्लम से सफर करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें 18 मिलियन केसेस हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पूरी दुनिया में। समहाउ ये फीमेल्स में ज्यादा कॉमन है। नाउ क्वेश्चन ये खड़े हुए हैं, क्या जो आर्थराइटिस है या ज्वाइंट पेन की प्रॉब्लम है ये सिर्फ बुजुर्गों को होती है, ओल्ड पर्सन को होती है? क्या जितनी भी आर्थराइटिस है वो सब एक जैसी होती हैं? क्या ऐसा है कि एक बार आर्थराइटिस हुई तो ये कभी खत्म नहीं होगी, आपके साथ जिंदगी भर रहेगी? क्या जो डाइट है, जो आप खाते हैं, उनसे कुछ फर्क पड़ता है? और क्या आप ज्यादा आराम करेंगे तो ज्वाइंट पेन आपको कम होंगे? इन सभी बातों पर डिटेल में डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुपम वाखलू। डॉक्टर अनुपम वाखलू एक रिमेटोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने डीएम किया है क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी एंड रिमेटोलॉजी में। इसके पहले डॉक्टर वाखलू प्रोफेसर इन हेड थे रिमेटोलॉजी के KGMU, दैट इज किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। इन्होंने जो फेलोशिप की हुई है ऑस्ट्रेलिया से एंड कनाडा से। इस एरिया में डॉक्टर अनुपम वाखलू ज्वाइंट पेन्स या ज्वाइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम की सबसे बड़े विशेषज्ञ हैं। आज मैं चाहूंगा कि आप ध्यान से सुने, इनकी बातों पर ध्यान दें कि ज्वाइंट पेन की जो प्रॉब्लम है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जैसा मैंने कहा, मेरे साथ में है डॉक्टर वाखलू। डॉक्टर वाखलू से हम लोग आर्थराइटिस के बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर बात करेंगे जो आपके इंटरेस्ट के हैं। डॉक्टर वाखलू, आपका स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू कानपुर। नाउ एक बड़ा कंसेप्ट है कि जो आर्थराइटिस है लोग ऐसा समझते हैं तो बुढ़ापे की बीमारी है, जवानों को तो आर्थराइटिस होती नहीं है। आप क्या कहते हैं? सर, आर्थराइटिस जो है हर उम्र के इंसान को हो सकती है। पहले की धारणा थी कि ये उम्र के संग या जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उस समय होती है। उम्र बढ़ने वाली आर्थराइटिस तो इतने सारे प्रकार की आर्थराइटिस में सिर्फ एक है जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। बाकी बहुत सारी ऐसी आर्थराइटिस हैं जो ऑटो इम्यून डिजीज के मैनिफेस्टेशंस हैं। और हम लोग का यंगेस्ट पेशेंट प्रॉब्ली 6 महीने की उम्र का है और ओल्डेस्ट पेशेंट 93-94 ईयर्स का है। तो एंटायर एज ग्रुप इज इंक्लूडेड और कोई भी एग्जेम्प्ट नहीं है आर्थराइटिस की बीमारी होने से। बिल्कुल, मतलब हर एज में हो सकती है। हर एज में हो सकती है। ना, ये बिल्कुल ऐसा सोचना है कि जितनी भी आर्थराइटिस जिसको भी होती है, सभी आर्थराइटिस एक ही जैसी। वो जोड़ों को दर्द को आर्थराइटिस से इक्विवेलेंट माना जाता है कि जोड़ों में दर्द है तो आर्थराइटिस है। क्या ये बात सही है? तो जोड़ों में दर्द को आर्थराइटिस कहते हैं, ये सही है, या जिसको हम लोग आम भाषा में गठिया कहते हैं। मगर सबका कारण एक होता है, ये गलत है। अमूमन तौर पे जो आम लोगों में नॉलेज है कि भाई एक ऑस्टियोआर्थराइटिस है जो अमूमन तौर पे घुटनों में होती है, एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस है जिसमें RA फैक्टर पॉजिटिव होना चाहिए, और एक गाउट है जो यूरिक एसिड की वजह से। तो ये 3 आम नॉलेज वाली बीमारियां हैं जो ज्यादातर सबको मालूम होती हैं। बट इसके अलावा एक बहुत बड़ा सबसेट है जिसको हम लोग ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स कहते हैं या वैस्कुलाइटिस के डिसऑर्डर्स कहते हैं, जिनका प्रमुख मैनिफेस्टेशन गठिया या आर्थराइटिस हो सकता है। तो इन बीमारियों में शरीर की और ऑर्गन सिस्टम्स इन्वॉल्व होने के अलावा आर्थराइटिस हो सकता है। जैसे मसलन एक कंडीशन है जिसको हम लोग सोराइसिस कहते हैं। तो सोराइसिस बीमारी मूलभूत रूप से चर्म रोग है, बट ये हम लोग जानते हैं कि अबाउट 1/3 पेशेंट्स ऑफ
सोराइसिस, वो आगे जा करके सोरियाटिक आर्थराइटिस में डेवलप कर जाएंगे। और सोरियाटिक आर्थराइटिस में आरए फैक्टर भी, या जिसको हम लोग आरएफ कहते हैं, वो भी नेगेटिव होता है, और एंटी सीसीपी एंटीबॉडी जो दूसरा मार्कर है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, वो भी नेगेटिव होता है। उसी प्रकार से अगर इन्फेक्शन में ले लें तो हम लोग सब जानते हैं कि कुष्ठ रोग, लेप्रेसी में अमूमन तौर पे चर्म रोग और नसों की बीमारी माना जाता है, बट बहुत सारे मैनिफेस्टेशन इंक्लूडिंग आर्थराइटिस हम लोग लेप्रेसी के मरीजों में देखते हैं। इतनी सारी बीमारियों में आर्थराइटिस आ जाती हो सकती है। अच्छा, बस सर एक चीज है, लोगों का ऐसा कॉन्सेप्ट है कि एक बार आर्थराइटिस हुई, ज्वाइंट पेन हुआ, तो आप इलाज कुछ भी कराएं लेकिन ज्वाइंट पेन जाती नहीं है, आपको दर्द के साथ ही रहना पड़ता है। क्या इस भ्रांति का क्या वो है, कोई मूल है? सर ऐसा था, जब मैंने पढ़ाई शुरू करी थी तो दवाइयाँ सीमित थी और इलाज हकीकत में कम थे, और मूलभूत रूप से कहते थे भाई दर्द की गोली खाओ और वो करो। मगर हकीकत की बात यह है कि जैसे जैसे हम लोग को विभिन्न प्रकार की गठिया का कारण मालूम पड़ रहा है, तो उनके अगेंस्ट दवाइयां भी हम लोग को अच्छी मिल रही हैं। अब गठिया के इलाज में दो बातें हो जाती हैं, एक होता है कंट्रोल और एक होता है क्योर। तो करंट मेडिकल नॉलेज के हिसाब से ज्यादातर गठिया का क्योर नहीं, बट कंट्रोल है। तो लोग कहते हैं साहब फायदा क्या? तो कंट्रोल जैसे हम शुगर का करते हैं तो आपकी जिंदगी नॉर्मल रहती है, हम थायराइड का करते हैं तो जिंदगी नॉर्मल रहती है, हम ब्लड प्रेशर की गोली खाते हैं तो जिंदगी नॉर्मल है। बिल्कुल। तो अगर उसी प्रकार से हमें गठिया के लिए दवाई खानी पड़े और उसके संग हम ठीक रहें, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? दूसरा जो अमूमन तौर पे सवाल आता है कि साहब गठिया में आप पेन किलर, स्टीरॉयड और ऐसी ऐसी दवाइयों को प्रयोग करते हैं जो शरीर को प्रतिकूल असर डाल सकती है। तो देखिए कि बड़ा सिंपल सा हिसाब है कि कोई भी दवाई जो दी जाती है वो शरीर में अनुकूल असर भी डाल सकती है और प्रतिकूल भी डाल सकती है। 95% लोगों में अनुकूल असर डालती है, 5% लोगों में प्रतिकूल असर डालती है और डाल सकती है। तो क्या इसलिए हम लोग बाकी 95% का इलाज न करें क्योंकि 5% लोगों में साइड इफेक्ट हुआ? और हम लोग का जो मॉडर्न एलोपैथिक सिस्टम है, और मैं बिल्कुल भी इसमें होम्योपैथी या आयुर्वेद इन सब चीजों पर कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मेरी नॉलेज उसमें लिमिटेड है, बट एलोपैथी में हम ये कहते हैं कि अगर हम आपको शॉर्ट टर्म पेन किलर या जिसको हम लोग नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिकेशन कहते हैं, और शॉर्ट टर्म स्टीरॉयड दें जिससे आपको जल्द आराम मिल जाए, और उसके बाद आपको ऐसी दवाई पे रखें जो आप आराम से 20 साल 30 साल खा सकते हैं, तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आती जरा से भी। जैसे ही हम 20 साल 30 साल की बात करते हैं तो इंसान कहता है साहब हम सारी जिंदगी दवाई खाएंगे। तो मेरा सिंपल एग्जाम्पल यही है कि आप सारी जिंदगी ब्लड प्रेशर की दवाई खाएंगे, आप सारी जिंदगी शुगर का दवाई खाएंगे, आप सारी जिंदगी दिन में 3 बार खाना खाएंगे, आप सारी जिंदगी दिन में 1 बार या 2 बार नहाएंगे। तो जब आप वो चीजें कर सकते हैं जिससे आपकी जिंदगी सुचारू रूप से चले, तो आप दवाई क्यों नहीं खा सकते? और आज के मॉडर्न साइंस के जमाने में सारी जिंदगी का कॉन्सेप्ट हट जाना चाहिए। हर 5 साल पे दवाइयां इस कदर बदल रही हैं कि हु नोज 5 साल बाद हमारे पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस का क्योर आ जाए, और बहुत सारी चीजों का क्योर आ गया है। बिल्कुल उम्मीद करते हैं नेक्स्ट 10 इयर्स में अगर पैंक्रियाटिक ट्रांसप्लांट आ गया तो डायबिटीज खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा सर, तो बहुत जो पेशेंट्स हैं उनके अटेंडेंट्स हैं और बहुत लोगों का ऐसा कॉन्सेप्ट है कि बहुत सारी खाने की चीजें, वो ऐसा सोचते हैं कि बादी चीजें खाने से जोड़ों में दर्द होता है, दही खाने से जोड़ों में दर्द होता है। क्या डाइट का ज्वाइंट पेन से वास्तव में कोई रिलेशन है? तो सर है भी और नहीं भी है। कुछ बीमारियों में डाइट का रिलेशन है, जैसे गाउट या यूरिक एसिड की बीमारी है, और उसमें बहुत विस्तृत तरीके से डॉक्टरों को बात करनी चाहिए क्योंकि वो सब बंद करवा देते हैं, एंड ऑल ऑफ दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। बट जैसे गाउट, यूरिक एसिड की बीमारी है, या जो आंत से संबंधित गठिया होती है जिसको हम लोग इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज रिलेटेड आर्थराइटिस कहते हैं,
ऐसी बीमारियों में सावधानी बरतना और अमूमन तौर पर ये देखना कि पेट खराब ना हो और पेशाब में इंफेक्शन ना हो, ये तो इम्पोर्टेंट है। आयुर्वेदिक पद्धति में डाइट का, इंटेस्टाइन का और आर्थराइटिस का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान बताते हैं, बट हम उसको नकारना नहीं चाहते। हम मरीज से कहते हैं कि आप इस चीज पे मत जाइए कि आपको पड़ोस से क्या एडवाइस मिल रही है, आप इस चीज पे जाइए कि आप अपनी गठिया की प्रॉब्लम में दही 3 बार खाइए, 4 बार खाइए। अगर आपको चारों बार तकलीफ बढ़ती नजर आए तो आप उसको डाइट से हटा अलग कर। या अगर आपको लगता है साहब बैगन खाने से, जो कि बादी माना जाता है, या उसको खाने से आपकी आर्थराइटिस बढ़ रही है बार बार, तो आप उसको डाइट से हटा दें। मगर क्योंकि पड़ोस की आंटी ने कहा है कि आप मसूर की दाल ना खाएं, वो गलत होगा। तो आप एक्सपेरिमेंट करें, शरीर की सुने और शरीर की सुनने के बाद उस हिसाब से मतलब एक एलिमिनेशन डाइट जो है ना आपको खुद डिजाइन करनी पड़ेगी अपने आप। बिल्कुल। कुछ लोग कहते हैं साहब हमने गेहूं छोड़ दिया, हमको बहुत आराम मिला। वॉट एवर वर्क्स फॉर यू, जो भी आपकी गठिया के इलाज में योगदान दे आप करें, बशर्ते कि वो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड हो और साइंटिफिक। ये इम्पोर्टेंट। सर एक मिथ को और आप क्लियर कर दीजिए कि ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जोड़ों की प्रॉब्लम है तो आराम करो ज्यादा, चलो फिरो नहीं, मूवमेंट नहीं करो, आराम ज्यादा करोगे तो जोड़ आराम में रहेंगे। क्या ये सही है? सर नॉट रियली। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस में कहते हैं ज्यादा काम ना करना तो जोड़ घिस जाएंगे। तो हम ये कहते हैं कि जब बेइंतहा तकलीफ हो तब तो आप आराम करिए, क्योंकि उस टाइम चल के या एक्सरसाइज करके अपने को कष्ट देना अस्वाभाविक होगा, बेवकूफी होगी। ऐसा मान लीजिए कि अगर आपको 30 साल पे गठिया हुई तो 30 से 60 साल के बीच आपकी मोस्ट प्रोडक्टिव लाइफ होती है। तो या तो आप उसमें डिसीजन ले लीजिए कि हमें कुछ नहीं करना और खटिया पकड़ करके 30 साल गुजारने हैं, और या ये डिसीजन ले लीजिए कि भाई हम कायदे से इलाज करेंगे, ठीक होंगे ताकि हमें कष्ट ना हो, और उसके बाद जैसे एक नॉर्मल इंसान जीता है वैसे जिएंगे। कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत पड़ सकती है कि भाई अगर आप घर वाले की शादी में 3 घंटा डांस करते थे तो आप 1 ही घंटा करें। या अगर आपको हर साल अमरनाथ यात्रा करनी है तो हर साल ना करें, या उसमें सावधानी बरतें। बट उसके अलावा पर्पस ट्रीटमेंट का यही है कि जितनी नॉर्मल जिंदगी हो सके उतनी आप गुजारें। ये जरूर समझें, मसलन आप 75 साल के हैं, आप दिमाग से अभी 30 साल के भी नहीं हुए, तो फिर एक विरोधाभास हो जाता है शारीरिक कैपेबिलिटी में और मन जो चाह रहा है। और वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंसान। सर एक चीज, हमारे जो दर्शक हैं जिनको बहुत सारी जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, या उनके पेरेंट्स को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, या उनके फैमिली मेंबर्स को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर जॉइंट पेन की प्रॉब्लम आपको या आपके परिजनों को है तो उन्हें क्या करना चाहिए? जोड़ों में दर्द है तो पे अटेंशन। वो मूलभूत गठिया का भी द्योतक हो सकता है और उसकी अंडरलाइन किसी ऐसी बीमारी का भी द्योतक हो सकता है जो आपके शरीर को और ऑर्गन सिस्टम्स को नुकसान पहुंचाए। तो इसको इग्नोर ना करें। आप एक फिजिशियन के पास जाएं या ऑर्थोपेडिशियन के पास जाएं, इनिशियली अपने को दिखाएं, और अगर वो फ्लैग करता है कि नहीं भाई इस बीमारी में आपको आगे राय लेने की जरूरत है, तो आप जरूर स्पेशलिस्ट के पास, जिसको हम लोग रोमेटोलॉजिस्ट कहते हैं, आप जरूर जाएं और एक बार दिखाएं। हम मूलभूत रूप से शुरुआत में इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि हमारी जनसंख्या अपार है और रोमेटोलॉजिस्ट बिल्कुल उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। तो ये तो संभव नहीं होगा कि हर इंसान जिसको थोड़ी भी तकलीफ हो वो रोमेटोलॉजिस्ट को पकड़ ले या पकड़ पाए। तो इसलिए आप दिखाए जरूर, ये राय ले लें अपने डॉक्टर से या अपने जो फैमिली फिजिशियन है कि सर इसमें आगे राय लेने की जरूरत है अथवा नहीं, और उस हिसाब से काम करें। थैंक यू डॉक्टर वाकलू सर। आपने जो जानकारी दी, जो हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, उसके इनको इमेंस फायदा होगा, है ना? आई एम सो श्योर। एंड डॉक्टर वाकलू को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समय निकाला
और आपके सामने आपके प्रश्नों की और आपकी जो एक मिथ्स हैं उनको समाधान करने में मदद की। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। अभी आपने सुना डॉक्टर अनुपम वाखलू को। ये ज्वाइंट रिलेटेड प्रॉब्लम या रूमेटोलॉजी के इस एरिया के सबसे बड़े विशेषज्ञ हैं। उनका फोन नंबर हम आपको नीचे दे रहे हैं, अगर आप संपर्क करना चाहें तो डॉक्टर अनुपम वाखलू से संपर्क कर सकते हैं। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा। अगर आप इसी तरह के पॉडकास्ट और सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। थैंक यू वेरी मच।